हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्निफाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर की, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। ये किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि जिंदगी में सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ड्रीम या गोल रहा हो, नया बिजनेस शुरू करना, जिम ज्वाइन करना या कोई नई स्किल सीखना। आपने घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक उसकी प्लानिंग की होगी, नोट्स बनाए होंगे, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट किए होंगे, लोगों से एडवाइस ली होगी, लेकिन एक्शन शायद जीरो। और फिर वक्त निकल गया, अपॉर्चुनिटीज निकल गईं और पीछे बचा सिर्फ एक सवाल, काश मैंने शुरू किया होता। यही है ओवर थिंकिंग का जाल। हम सोचते रहते हैं कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी आएगी, लेकिन सच ये है कि जितना हम सोचते हैं उतना ही हम डर और कंफ्यूजन में फंसते जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ एक्शन एंड एक्शन इज द एनिमी ऑफ फियर। यानी अगर आप डरते हैं तो सोल्यूशन और सोचने में नहीं बल्कि एक्शन लेने में है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी क्लैरिटी से नहीं चलती, जिंदगी एक्शन से चलती है। सोच डायरेक्शन देती है, लेकिन मूवमेंट सिर्फ एक्शन से आता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। वो सोचता है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा मेथड बेस्ट होगा, कौन सी बुक सही होगी। वो इतनी देर सोचता है कि एक्चुअल पढ़ाई का टाइम ही निकल जाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त है जो बस पहला चैप्टर खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। एक हफ्ते बाद कौन आगे है? वही जिसने एक्शन लिया। ओवरथिंकिंग सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी ड्रेन कर देता है। वर्स्ट केस सिनारियोज हमारे दिमाग में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई मूवी बार बार चल रही हो। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन रियलिटी में या तो हम सक्सीड करते हैं या फिर सीखते हैं। दोनों ही आउटकम्स हमारे लिए फायदेमंद है। पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि एक्शन क्लैरिटी लाता है। आप वाटर में कूदे बिना स्विमिंग नहीं सीख सकते, आप बिजनेस शुरू किए बिना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सीख सकते, आप स्टेज पर गए बिना पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते। सोच कभी भी आपको उतना नहीं सिखा सकती जितना एक छोटा सा इम्परफेक्ट एक्शन सिखा देगा। ये किताब प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज देती है जिससे हम सोच के जाल से बाहर निकल सकें। ये सिखाती है कि कैसे डिसीजन सिंप्लीफाई करें, कैसे परफेक्शनिज्म छोड़ें और कैसे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेकर मोमेंटम बिल्ड करें। इमेजिन कीजिए, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करेंगे तो शायद वो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप अभी पहला कदम उठाते हैं, इवन अगर वो छोटा या इम्परफेक्ट है, तो मोमेंटम बिल्ड होगा और वही मोमेंटम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाएगा। तो थिंक लेस डू मोर का सेंट्रल मैसेज यही है कि सोच आपकी मदद कर सकती है, लेकिन एक्शन आपकी जिंदगी बदल देता है। आने वाले हिस्सों में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे एक्शन लेने की हैबिट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। क्योंकि याद रखिए, आखिर में लोग आपको आपके थॉट से नहीं, आपके एक्शन से पहचानेंगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें क्लैरिटी नहीं बल्कि पैरालिसिस देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर एंगल से एनालाइज कर लिया तो हम सही डिसीजन लेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना हम सोचते हैं उतना ही हम एक्शन से दूर चले जाते हैं। ओवरथिंकिंग को पहचानना ही पहला कदम है। कई बार हमें लगता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्लानिंग हफ्तों और महीनों तक एक्शन के बिना चल रही है तो ये प्लानिंग नहीं, ओवरथिंकिंग है। इमेजिन कीजिए, आपने डिसाइड किया कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है। आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, कंपेटिटर्स को स्टडी कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी आपने पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। ये प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ डिले है। हॉलिंस बताते हैं कि ओवरथिंकिंग के कॉमन सिग्नल्स होते हैं। 1. डिसीजन डिले। छोटे डिसीजंस जैसे कौन से बुक पढ़नी है या डिनर में क्या खाना है, उनमें भी आप डिस्प्रोपोर्शनेटली टाइम लगाते हैं। 2. वर्स्ट केस सिनेरियोज। आप हर बार सबसे बुरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। 3. एंडलेस कंपैरिजन। आप हर ऑप्शन कंपेयर करते रहते हैं और किसी पर सेटल नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग की जड़ अक्सर फियर होती है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या अननोन का डर।
लेकिन आयरनी ये है कि जितना आप सोचते हैं डर उतना ही बढ़ता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इससे बाहर निकलने का पहला कदम है नेम इट टू टेम इट, यानी जब आप खुद को एंडलेस सोच के ट्रैप में पाएं तो इसे रिकॉग्नाइज कीजिए और लाउड कहिए, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। रिकॉग्निशन से ही पैटर्न टूटने लगता है। इसके बाद पहला एक्शन छोटा होना चाहिए। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो परफेक्ट प्लान बनाने के बजाय बस शूज पहनकर 10 मिनट वॉक पर निकल जाइए। अगर आप राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो पूरा आउटलाइन बनाने के बजाय बस पहला पैराग्राफ लिख डालिए। एक्शन छोटा हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वही आपको ट्रैप से बाहर निकालता है। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला सोचता रहता है कि उसे किस मेथड से पढ़ना चाहिए, दूसरा बस किताब खोलता है और पहला पेज पढ़ना शुरू कर देता है। हफ्ते भर बाद पहला अब भी कंफ्यूज्ड है, दूसरा सिलेबस का हिस्सा पूरा कर चुका है। यही फर्क है। तो पहला सबक यही है कि ओवरथिंकिंग को पहचानिए और उससे बाहर निकलने के लिए छोटे एक्शंस लीजिए। एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोच सिर्फ भ्रम। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इंसाइट तक ले जाता है, परफेक्शनिज्म का इल्यूजन। क्योंकि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल यही है कि हम हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल है परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा हम शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। और अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। परफेक्शनिज्म हमें 2 तरीकों से लुकता है। पहला, ये हमें एंडलेस प्लानिंग मोड में रखता है। हम हर डिटेल को फाइन ट्यून करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्चुअल एक्शन के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। दूसरा, ये हमें डराता है। हमें लगता है कि अगर हमारा काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे, और इसी फियर से हम एक्शन अवॉइड करते हैं। इमेजिन कीजिए एक एस्पायरिंग राइटर है। वो सोचता है कि उसे परफेक्ट प्लॉट चाहिए, परफेक्ट वर्ड्स चाहिए। वो महीनों सोचता रहता है लेकिन पहला पेज कभी नहीं लिखता। दूसरी तरफ एक और राइटर है जो इम्परफेक्टली लिखना शुरू कर देता है। शुरुआत मैसी होती है लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर लिखने लगता है। गेस कीजिए किसके पास 1 साल बाद मैन्युस्क्रिप्ट होगी? वही जिसने इम्परफेक्ट स्टार्ट लिया। पीटर हॉलिंस कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन ऑलवेज बीट्स परफेक्ट इन एक्शन। मतलब थोड़ा फ्लॉट काम भी इन्फिनिटली वैल्यूएबल है उस काम से जो सिर्फ दिमाग में ही पड़ा रहे। परफेक्शनिज्म का दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि यह हमें आउटकम्स पर ओवर फोकस कराता है। हम सोचते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फ्लॉलेस रिजल्ट चाहिए, लेकिन रियलिटी यह है कि प्रोग्रेस इटरेशन से आती है। एक्शन, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, मास्टरी। थिंक अबाउट स्टार्टअप्स। अगर कोई एंटरप्रेन्योर परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार करता तो शायद वो मार्केट में नहीं जाता। लेकिन जो लोग मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वही फीडबैक लेते हैं और प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं। यही है रियल ग्रोथ। इस इल्यूजन को तोड़ने का पहला स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट। परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करना। अगर आपने आज 1% भी इंप्रूवमेंट की तो आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने वाले से लाइट ईयर्स आगे निकल गए। प्रैक्टिकल तरीका सिंपल है, सेट ए डेडलाइन और उस दिन एक्शन लेना ही है, चाहे प्रेपरेशन कितनी भी हो। एग्जाम्पल, अगले सोमवार से मैं जिम जाऊंगा। उस दिन शूज पहनिए और जाइए। भले प्लान कंप्लीट ना हो, लेकिन यही इम्परफेक्ट स्टेप आपको मोमेंटम देगा। तो दूसरा सबक यही है, परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, इम्परफेक्ट स्टार्ट ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। और यही प्रिंसिपल हमें आगे ले जाता है डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि परफेक्शनिज्म तब भी अटैक करता है जब हम डिसीजंस को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। परफेक्शनिज्म हमें डिसीजंस को भी ओवर कॉम्प्लिकेट करने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि हर चॉइस लाइफ चेंजिंग है और हर डिसीजन को 100% एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ज्यादातर डिसीजंस उतने बड़े नहीं होते जितना हम उन्हें बना लेते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से सिंपल चॉइसेस भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। डिनर में क्या खाएं, कौन सा प्रोजेक्ट पहले शुरू करें, वीकेंड में कहां जाएं, इन छोटी छोटी चीजों पर भी हम डिस्प्रपोर्शनेट एनर्जी खर्च करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब बड़े और जेन्युइनली इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, हमारे पास मेंटल एनर्जी ही नहीं बचती। हॉलिंस कहते हैं डिसीजन फ्रीटीग इज रियल, यानी जितने ज्यादा डिसीजंस आप सोच सोच कर लेते हैं उतना ही आपका दिमाग थकता है और बाद में रॉन्ग चॉइसेस लेने लगता है। सॉल्यूशन, डिसीजंस को सिंप्लीफाई करना। हर डिसीजन को 2 कैटेगरीज में बांटिए। 1, रिवर्सिबल डिसीजंस, जिन्हें बाद में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, कौन सी बुक पढ़नी है, वीकेंड में कहां जाना है। इन डिसीजंस में ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, बस जल्दी चॉइस लीजिए और आगे बढ़िए। 2, इर्रिवर्सिबल डिसीजंस,
जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एग्जाम्पल करियर चॉइस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन डिसीजंस में सोच समझकर क्लैरिटी से कदम लीजिए। इमेजिन कीजिए आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी शर्ट पहननी है। अगर आप 15 मिनट यही सोचने में लगाते हैं तो आपका दिमाग ऑलरेडी टायर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने इंस्टेंटली एक शर्ट चुन ली तो आपने अपनी मेंटल एनर्जी बचा ली इंपॉर्टेंट कामों के लिए। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में छोटी चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ऐसे लोग हर दिन सिमिलर क्लोथ्स पहनते थे। क्यों? ताकि उनकी एनर्जी ट्रिवियल डिसीजंस पर वेस्ट ना हो और वो बड़ी चीजों पर फोकस कर सके। प्रैक्टिकल तरीका सिंपल है। डिफॉल्ट चॉइसेस बनाइए। ब्रेकफास्ट क्या होगा, डेली रूटीन कैसा होगा, इनको फिक्स्ड कर लीजिए। 2 ऑप्शन रूल अपनाइए। जब डिसीजन टफ लगे खुद से पूछिए, क्या ये ए है या बी? कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। टाइम लिमिट सेट कीजिए। छोटी चीजों पर 2-3 मिनट से ज्यादा मत लगाइए। इमेजिन कीजिए एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर रहा है कि उसे मार्केटिंग पहले करनी चाहिए या प्रोडक्ट अपडेट। अगर वो हफ्तों सोचता रहेगा तो मोमेंटम लूज करेगा। लेकिन अगर उसने जल्दी डिसीजन लिया, इवन अगर वो परफेक्ट ना हो, तो वो एक्शन लेकर सीख पाएगा। तो तीसरा सबक यही है, हर डिसीजन को लाइफ और डेथ मत बनाइए। डिसीजन सिंप्लीफाई कीजिए, जल्दी एक्शन लीजिए और बड़ी चीजों के लिए एनर्जी बचाइए। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इनसाइट की ओर ले जाता है, स्मॉल स्टेप्स और मोमेंटम की शक्ति। क्योंकि सिंप्लीफाइड डिसीजंस छोटे एक्शंस को आसान बनाते हैं और वही एक्शंस मोमेंटम क्रिएट करते हैं। डिसीजन सिंप्लीफाई करने से एक बड़ा फायदा होता है, आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और एक्शन की असली ताकत तब दिखती है जब वो छोटे कदमों से मोमेंटम बनाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हम अक्सर बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें तो जर्नी आसान और एक्साइटिंग हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपको मैराथन दौड़नी है। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे कि 42 किलोमीटर दौड़ना है तो शायद शुरुआत ही ना करें। लेकिन अगर आप रोज 2 किलोमीटर जॉग करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक दिन आप मैराथन फिनिश कर लेंगे। मोमेंटम का जादू यही है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला कदम कठिन होता है, दूसरा थोड़ा आसान और तीसरे के बाद आपके दिमाग को लगने लगता है कि आप केपेबल हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक्शन ब्रीड्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच ये है कि पहले एक्शन लीजिए, मोटिवेशन अपने आप आएगी। छोटे कदम लेने के 3 फायदे हैं। 1, फियर कम होता है, बड़ा गोल डराता है, छोटा स्टेप मैनेजेबल लगता है। 2, क्विक विन्स मिलते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 3, मोमेंटम बिल्ड होता है, हर स्टेप अगली एनर्जी पैदा करता है। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है जिसे पूरी किताब पढ़नी है। वो सोचकर पैनिक कर जाता है, लेकिन अगर वो तय करता है कि रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ूंगा तो धीरे धीरे पूरी किताब खत्म हो जाएगी। स्मॉल स्टेप्स ने उसके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। प्रैक्टिकल तरीका सिंपल है, अपने गोल को माइक्रो स्टेप्स में तोड़िए। सिर्फ पहला कदम सोचिए, बाकी स्टेप्स बाद में आएंगे। छोटे स्टेप सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि वही आपकी एनर्जी फ्यूल करते हैं। यह प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल गोल्स में ही नहीं, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। किसी बिजनेस आइडिया को पहले ग्लोबल बनाने के बजाय एक स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए। किसी फ्रेंडशिप को इंस्टेंटली डीप बनाने की कोशिश करने के बजाय स्मॉल कॉन्वर्सेशन से शुरू कीजिए। तो चौथा सबक यही है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं और मोमेंटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इंसाइट तक ले जाता है, क्लैरिटी थ्रू एक्शन। क्योंकि जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे रास्ता खुद क्लियर होता जाता है। मोमेंटम बनाने के लिए छोटे कदम उठाना जरूरी है, लेकिन कई बार हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब तक पूरा रास्ता साफ न दिखे हम शुरुआत नहीं कर सकते। पीटर हॉलिंस कहते हैं यह सबसे बड़ा भ्रम है। असली क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन से आती है। इमेजिन कीजिए आप रात को कार चला रहे हैं, आपकी हेडलाइट्स सिर्फ 50 मीटर तक का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट होकर ड्राइव करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आगे का रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। हॉलिंस कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले 100% सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं आती। रियल क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद फीडबैक से मिलती है। एक्शन
फीडबैक, एडजस्टमेंट, क्लैरिटी। एग्जाम्पल लीजिए एंटरप्रेन्योर का। अगर वो महीनों बिजनेस प्लान लिखने में लगा रहे तो उसे कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो छोटा प्रोटोटाइप बना के मार्केट में लॉन्च कर दे तो कस्टमर फीडबैक उसे इंस्टेंटली दिखा देगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यही है क्लैरिटी थ्रू एक्शन। पीटर हॉलिंस लिखते हैं, यू डोंट थिंक योर वे इनटू क्लैरिटी, यू एक्ट योर वे इनटू इट। यानी सोचने से नहीं, करने से चीजें क्लियर होती हैं। क्लैरिटी थ्रू एक्शन के 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। 1, फियर कम होता है। आप अननोन से डरते हैं, लेकिन एक्शन लेने पर वो अननोन रियलिटी में बदल जाता है। 2, लर्निंग स्पीड बढ़ती है। एक्शन से रियल वर्ल्ड डेटा मिलता है जो बुक्स या सोच से कभी नहीं मिलेगा। 3, डिसीजंस आसान होते हैं। एक्शन से आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट सोच रहा है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। वो एंडलेस रिसर्च करता है, सीनियर से पूछता है, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त एक सब्जेक्ट चुन के उसे ट्राई करता है। कुछ महीने बाद उसका दोस्त कॉन्फिडेंटली जानता है कि ये उसके लिए है या नहीं। पहला अब भी सोच रहा है। यही फर्क है। प्रैक्टिकल तरीका सिंपल है। हर टाइम सोचने की बजाय टेस्ट एंड लर्न की अप्रोच अपनाइए। किसी भी डिसीजन को एक्सपेरिमेंट मानिए, फाइनल जजमेंट नहीं। छोटे स्टेप से एक्शन लीजिए और फिर फीडबैक से क्लैरिटी लीजिए। तो 5वां सबक यही है, रास्ता सोचने से नहीं, चलने से साफ होता है। एक्शन क्लैरिटी का सोर्स है और यही प्रिंसिपल हमें अगले इंसाइट तक ले जाता है। फियर को सिग्नल की तरह देखना, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है, लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे बड़ी बाधा हमेशा डर होती है। क्लैरिटी एक्शन से मिलती है, लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे बड़ी दीवार होती है डर। अक्सर लोग डर को स्टॉप साइन मानते हैं। अगर मैं डर रहा हूं तो शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि डर असल में स्टॉप सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्शन सिग्नल है। डर आपको ये दिखाता है कि किस काम की आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई गोल आपको डराता है तो इसका मतलब है कि वही गोल आपके लिए मीनिंगफुल है। इमेजिन कीजिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीग रहे हैं। आप सोचते हैं मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये काम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और जब आप स्टेज पर कदम रखते हैं तो हर बार डर थोड़ा कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हॉलिंस कहते हैं, फियर इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपॉर्टेंस, नॉट इम्पॉसिबिलिटी। यानी डर बताता है कि ये काम आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। फियर को हैंडल करने के 3 स्टेप्स हैं। 1, रीफ्रेम फियर। डर को खतरे की तरह नहीं, सिग्नल की तरह देखिए। 2, स्मॉल एक्सपोजर। धीरे धीरे खुद को उस काम के सामने एक्सपोज कीजिए। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए पहले 5 लोगों के सामने बोलना शुरू करें। और 3, एक्शन एनीवे। डर के बावजूद एक्शन लीजिए, क्योंकि करेज का मतलब डर न होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। इमेजिन कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर को नए प्रोडक्ट लॉन्च का डर है। उसे लगता है कि लोग रिजेक्ट करेंगे। अगर वो डर की वजह से एक्शन नहीं लेता तो उसका आइडिया कभी सामने नहीं आता। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है तो या तो सक्सेस मिलेगा या वैल्यूएबल फीडबैक। दोनों ही आउटकम्स उसके फेवर में है। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये रिमाइंडर है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। तो छठा सबक यही है, फियर को अवॉइड मत कीजिए, उसे सिग्नल मानिए और उसी डायरेक्शन में एक्शन लीजिए। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इनसाइट तक ले जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ना, क्योंकि अक्सर डर ही हमें डिले और एंडलेस सोच के जाल में धकेलता है। फियर को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो 2 बड़े रूप ले लेता है, प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ये मॉडर्न लाइफ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है। हम जानते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम डिले करते जाते हैं। कभी कहते हैं कल से शुरू करूंगा, कभी कहते हैं बस थोड़ा और सोच लेता हूं। नतीजा, एक्शन कभी होता ही नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ होती है डिस्कम्फर्ट से बचना। हम जानते हैं कि किसी काम में मेहनत, चैलेंज या फेलियर का रिस्क है, इसलिए हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। वहीं एनालिसिस पैरालिसिस तब होता है जब हम इतने सारे ऑप्शंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हम किसी एक डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करनी है।
वो किताब खोलने की बजाय पहले नोट्स अरेंज करता है, फिर टाइम टेबल बनाता है, फिर हाइलाइटर्स खरीदने निकल जाता है। शाम तक उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन असली पढ़ाई जीरो। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द लॉन्गर यू वेट द हार्डर इट गेट्स। यानी जितना आप डीले करेंगे, काम उतना ही भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा स्टेप उठाते हैं, काम मैनेजेबल लगने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है, तो उसे अभी शुरू कीजिए। जैसे सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखूंगा या सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा। अक्सर यही छोटा स्टेप आपको आगे खींच लेता है। इमेजिन कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर नई वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है। वो परफेक्ट डिजाइन, बेस्ट कलर्स और हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट सोचते सोचते महीनों निकाल देता है। दूसरी तरफ कोई और बस एक बेसिक टेम्पलेट चुनकर लॉन्च कर देता है। लॉन्च के बाद ही उसे फीडबैक मिलता है और इंप्रूवमेंट की क्लैरिटी आती है। यही फर्क है एक्शन और एंडलेस सोच का। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हॉलिंस बताते हैं। 1. सेट डेडलाइंस। बिना डेडलाइन के काम कभी अर्जेंट नहीं लगता। 2. लिमिट ऑप्शंस। ज्यादा चॉइसेस क्लैरिटी नहीं देती, कंफ्यूजन देती हैं। 3. स्टार्ट अर्ली। इम्परफेक्ट शुरुआत करना प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ता है। तो 7वां सबक यही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस को खत्म करने का इलाज सोच नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इंसाइट तक ले जाता है, एनवायरनमेंट और हैबिट्स की पावर। क्योंकि एक्शन सिर्फ विल पावर से नहीं, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट और डेली हैबिट से भी ट्रिगर होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस को एक्शन से तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक्शन सस्टेनेबल तब बनता है जब आपका एनवायरनमेंट और आपकी हैबिट्स आपके फेवर में काम करें। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि विल पावर पर डिपेंड करना शॉर्ट टर्म काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके आसपास का माहौल और आपकी डेली हैबिट्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने डिसाइड किया है कि आपको हेल्दी खाना है। अगर आपके घर में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड हर जगह रखा है, तो आपका विल पावर कितनी देर टिकेगा? लेकिन अगर आपके फ्रिज में फ्रूट्स, सैलेड्स और पानी भरा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस बेटर होंगे। यही है एनवायरनमेंट की ताकत। हैबिट्स भी इसी तरह काम करती हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी शेप करती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को रीडर समझने लगते हैं। अगर आप रोज 15 मिनट वॉक करते हैं, तो आप खुद को एक्टिव पर्सन समझने लगते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाती हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। यानी अगर आपने अपना एनवायरनमेंट सही सेट किया है, तो आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल तरीके। 1. रिमूव फ्रिक्शन। जिस काम को करना है उसे आसान बनाइए। एग्जाम्पल, जिम जाना है तो रात में ही क्लोथ्स रेडी कर दीजिए। 2. ऐड ट्रिगर्स। छोटे क्यूज डालिए जो एक्शन रिमाइंड करें, जैसे स्टडी टेबल पर किताबें रखें। 3. हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़िए। एग्जाम्पल, टी पीने के बाद 5 पुशअप्स। इमेजिन कीजिए, 2 लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें डेली पढ़ना है। पहला अपनी किताब कहीं शेल्फ पर रख देता है और रोज भूल जाता है। दूसरा अपनी किताब पिलो के ऊपर रखता है ताकि सोने से पहले उसे उठाना ही पड़े। गैस कीजिए किसकी हैबिट बनेगी? वही जिसने एनवायरनमेंट को फेवर में डिजाइन किया। एनवायरनमेंट और हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो डिसीजंस को ऑटोमेटिक बना देते हैं। आपको हर बार कॉन्शियसली फाइट नहीं करना पड़ता। जब एनवायरनमेंट और हैबिट्स अलाइंड होते हैं, तो एक्शन एफर्टलेस लगने लगता है। तो 8वां सबक यही है, अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को ऐसा डिजाइन कीजिए कि एक्शन नेचुरल लगे। विल पावर पर भरोसा करने से बेहतर है सिस्टम बनाना। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इनसाइट तक ले जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि एनवायरनमेंट आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। एनवायरनमेंट और हैबिट्स एक्शन को आसान बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ शुरुआत से नहीं मिलती। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। क्योंकि किसी भी मीनिंगफुल गोल तक पहुंचने के लिए आपको बार बार छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, दिन तर दिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इमेजिन कीजिए, 2 लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। पहला बहुत मोटिवेटेड है, पहले हफ्ते जिम में रोज 2 घंटे देता है, लेकिन दूसरे हफ्ते उसका एंथुजियाज्म गिर जाता है और वो छोड़ देता है।
दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करता है लेकिन लगातार करता है। कुछ महीनों बाद कौन हेल्दियर है? वही जिसने कंसिस्टेंट डिसिप्लिन दिखाई। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यानी डिसिप्लिन वो है जब आप लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म कंफर्ट पर चुनते हैं। कंसिस्टेंसी बनाने के प्रैक्टिकल तरीके। नंबर 1, मिनिमम वायबल एफर्ट। हर दिन थोड़ा सा कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 200 वर्ड्स लिखने का रूल बना लीजिए। नंबर 2, ट्रैक प्रोग्रेस। अपनी स्ट्रीक्स रिकॉर्ड कीजिए। प्रोग्रेस देखना खुद मोटिवेशन देता है। नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम। कंसिस्टेंसी को इंजॉयबल बनाइए, स्मॉल रिवॉर्ड्स डालिए। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो एक दिन 10 घंटे पढ़ता है और फिर हफ्ते भर कुछ नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर वो रोज 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ता है तो 1 साल बाद उसकी प्रिपरेशन कहीं बेहतर होगी। यही है कंसिस्टेंसी का कंपाउंडिंग इफेक्ट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब रिजिड लाइफ नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रायोरिटीज को जानते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेटफ्लिक्स सीरीज, मोबाइल स्क्रोलिंग या अननेसेसरी गॉसिप, ये सब आपको इमीडिएट प्लेजर देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको याद दिलाता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तो 9वां सबक यही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना होगा। मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, सिस्टम बनाइए और उसे रोज फॉलो कीजिए। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इनसाइट तक ले जाता है, फोकस और सिंगल टास्किंग की ताकत। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी असर दिखाती है जब आपका ध्यान बटा ना हो और आप एक काम को पूरी एनर्जी से कर सकें। कंसिस्टेंसी तभी असर दिखाती है जब आपका ध्यान बिखरा न हो। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी किलर है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन वास्तव में मल्टीटास्किंग हमारी एनर्जी डिवाइड कर देता है और किसी भी काम में डेप्थ नहीं आने देता। इमेजिन कीजिए, आप एक साथ व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ में लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन सच ये है कि कोई भी काम हाई क्वालिटी में पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। हॉलिंस कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज जस्ट टास्क स्विचिंग एंड टास्क स्विचिंग हैज अ कॉस्ट। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जंप करते हैं तो आपका दिमाग रीफोकस होने में कुछ सेकंड से लेकर मिनट्स तक लेता है। इस हिडन कॉस्ट से आपकी एफिशिएंसी गिरती है और आपका काम एवरेज बन जाता है। सॉल्यूशन है सिंगल टास्किंग और डीप फोकस, यानी एक समय पर सिर्फ एक काम करना पूरी एनर्जी और अटेंशन के साथ। सिंगल टास्किंग के 3 बड़े फायदे हैं। 1, क्वालिटी वर्क। जब आप पूरा फोकस देते हैं तो आउटपुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। 2, स्पीड बढ़ती है। डिस्ट्रैक्शन हटने पर आप काम जल्दी फिनिश करते हैं। 3, सैटिस्फैक्शन मिलती है। हाफ डन टास्क्स की बजाय कंप्लीट होने का आनंद मिलता है। प्रैक्टिकल तरीके। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स प्योर फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, वर्क करते समय फोन साइलेंट और नोटिफिकेशंस बंद। प्रायोरिटाइज 1 बिग टास्क, दिन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट काम चूज करें और उसे पूरा होने तक उसी पर टिके रहें। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता है तो उसका दिमाग रीसेट होता रहेगा और स्टडी डीप नहीं होगी। लेकिन अगर उसने फोन दूर रख दिया और 45 मिनट सिर्फ पढ़ाई की तो उसकी लर्निंग स्पीड डबल हो जाएगी। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि फोकस एक स्किल है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखेगा। तो 10वां सबक यही है, मल्टीटास्किंग छोड़िए और सिंगल टास्किंग अपनाइए। फोकस ही प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की असली चाबी है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले इनसाइट तक ले जाता है, अकाउंटेबिलिटी और एक्सटर्नल सपोर्ट। क्योंकि फोकस और डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए कभी-कभी एक्सटर्नल पुश और दूसरों की मदद भी जरूरी होती है। फोकस और सिंगल टास्किंग आपको डीप काम करने में मदद करते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि कभी-कभी हम खुद को अकेले डिसिप्लिन में नहीं रख पाते। हम प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। ऐसे समय पर काम आता है अकाउंटेबिलिटी और एक्सटर्नल सपोर्ट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपके एक्शंस पर किसी और की नजर हो। जब आप किसी गोल को सिर्फ अपने लिए रखते हैं तो उसे इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन जब वही गोल आप किसी दोस्त, मेंटर या ग्रुप के साथ शेयर करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कमिटमेंट बढ़ता है। इमेजिन कीजिए, आपने खुद से वादा किया कि रोज मॉर्निंग वॉक करेंगे। 2 दिन आप गए, तीसरे दिन सो गए। कोई आपको पूछने वाला नहीं था, इसलिए आप इग्नोर कर गए। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया होता कि आप दोनों साथ वॉक करेंगे तो तीसरे दिन भी आप उठते
क्योंकि अब ये सिर्फ आपका प्रॉमिस नहीं था, ये सोशल कमिटमेंट था। पीटर हॉलिंस कहते हैं, वी आर मोर लाइकली टू कीप प्रॉमिसेस मेड टू अदर्स देन टू आवरसेल्व्स। यही अकाउंटेबिलिटी की शक्ति है। प्रैक्टिकल तरीके: एक, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त या कुलीग के साथ गोल शेयर कीजिए। 2, पब्लिक कमिटमेंट कीजिए। सोशल मीडिया या फैमिली में ओपनली अनाउंस कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। 3, मेंटर या कोच लें। एक्सटर्नल गाइडेंस आपको ट्रैक पर रखती है। एक्सटर्नल सपोर्ट सिर्फ पुश ही नहीं देता, इंस्पिरेशन भी देता है। जब आप किसी सपोर्टिव ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो उनकी एनर्जी और प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करती है। ये एनवायरनमेंट आपके लिए नेचुरल डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अकेले करता है, मोटिवेशन जल्दी गिरता है। दूसरी तरफ अगर वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेता है तो उसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ग्रुप डिस्कशंस, छोटे छोटे टारगेट्स और पीयर प्रेशर उसे लगातार पुश करते रहते हैं। हॉलिंस बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ दूसरों की नजर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिमाइंडर भी है। जब आप जानते हैं कि कोई आपसे पूछेगा आज आपने क्या किया, तो आप एक्शन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 11वां सबक यही है, अकाउंटेबिलिटी और एक्सटर्नल सपोर्ट एक्शन को सस्टेन करते हैं। अकेले डिसिप्लिन टूट सकता है, लेकिन दूसरों की नजर और सपोर्ट आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले और आखिरी इंसाइट तक ले जाता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी और हैबिट्स मिलकर कंसिस्टेंट एक्शन बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट आपके एक्शंस को सस्टेन करते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप सिर्फ गोल्स चेस करना छोड़कर अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। जब आप खुद को करने वाला इंसान समझने लगते हैं तो एक्शन आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है कि आप खुद को सिर्फ थिंकर या प्लानर नहीं बल्कि डूअर मानते हैं। अब एक्शन लेना आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहता, ये नेचुरल बन जाता है। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति कहता है मैं रनिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि रनिंग अभी उसकी आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी तरफ कोई कहता है मैं रनर हूं। ये छोटा फर्क उसकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। पहला व्यक्ति एफर्ट करेगा, दूसरा व्यक्ति नेचुरली रन करेगा, क्योंकि उसके लिए ये अब उसकी पहचान का हिस्सा है। पीटर हॉलिंस कहते हैं सस्टेनेबल चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। गोल्स टेम्पररी होते हैं, जैसे 5 किलो वेट लूज करना या 10 बुक्स पढ़ना, लेकिन जब आप खुद को हेल्दी पर्सन या रीडर मान लेते हैं तो ये चेंज परमानेंट हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट बनाने के प्रैक्टिकल तरीके: 1, लैंग्वेज बदलें, मैं कोशिश कर रहा हूं की जगह मैं करता हूं कहें। 2, स्मॉल विंस कलेक्ट करें, छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि ये आपकी आइडेंटिटी है। 3, रोल मॉडल्स चुनें, खुद से पूछें अगर मैं इस आइडेंटिटी वाला इंसान होता तो आज कैसे एक्ट करता। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट सोचता है कि वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा है। उसकी मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन अगर वो खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मान ले तो पढ़ाई उसकी परमानेंट हैबिट बन जाएगी। आइडेंटिटी शिफ्ट का असली जादू ये है कि आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप खुद को डूअर मानते हैं तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं कि करना चाहिए या नहीं। डूइंग बिकम्स हु यू आर। तो 12वां और आखिरी सबक यही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ तब बनती है जब एक्शन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप सोचने वाले नहीं, करने वाले इंसान बन जाते हैं। और यही हमें इस किताब के ग्रैंड कंक्लूजन तक ले जाता है, जहां हम समझते हैं कि थिंक लेस डू मोर सिर्फ स्ट्रैटेजीज की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी सोचने की आदत से निकलकर एक्शन ओरिएंटेड आइडेंटिटी बनाने का कंप्लीट रोड मैप है। पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर हमें गहरी और जरूरी सच्चाई सिखाती है कि सोचने की अपनी लिमिट होती है और एक्शन ही असली क्लैरिटी और ग्रोथ देता है। जिंदगी बार बार हमें ये दिखाती है कि हम सोचते बहुत हैं, करते कम हैं, और यही रीजन है कि कई बार हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। इस किताब की जर्नी में हमने देखा कि ओवर थिंकिंग का जाल हमें कैसे फंसा लेता है। एंडलेस सोच हमें क्लैरिटी नहीं देती बल्कि कंफ्यूजन और पैरालिसिस देती है। पहला सबक यही था कि जब आप खुद को सोच के ट्रैप में पाते हैं तो उसे पहचानिए और छोटा एक्शन लीजिए। फिर हमने समझा कि परफेक्शनिज्म का इल्यूजन हमें कैसे रोकता है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इनएक्शन से बेहतर होता है। इसके बाद सीखा कि डिसीजंस को सिंप्लीफाई करना कितना जरूरी है, क्योंकि हर चॉइस लाइफ चेंजिंग नहीं होती। छोटे डिसीजंस पर कम एनर्जी खर्च करिए और बड़ी चीजों के लिए अपनी एनर्जी बचाइए। हमने मोमेंटम का जादू भी जाना। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े गोल्स को अचीवेबल बना देते हैं
और क्लैरिटी एक्शन से आती है। रास्ता सोचकर नहीं, चलकर साफ होता है। डर को भी हमने नए नजरिए से देखा। फियर कोई स्टॉप साइन नहीं, बल्कि ये सिग्नल है कि यही काम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन और एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलने का तरीका भी यही है, तुरंत शुरुआत। 2 मिनट रूल जैसी सिंपल स्ट्रेटजीज आपको इंस्टेंटली मूव करा देती हैं। और फिर आता है एनवायरनमेंट और हैबिट्स की ताकत। जब आप अपने माहौल और हैबिट्स को सही डिजाइन करते हैं तो एक्शन नेचुरल हो जाता है। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट काफी नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट। यही कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग की तरह आपकी लाइफ बदल देती है। इसके बाद हमने फोकस और सिंगल टास्किंग की ताकत को समझा। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी लगाते हैं। फिर आया अकाउंटेबिलिटी और एक्सटर्नल सपोर्ट की शक्ति। जब आपके एक्शंस पर दूसरों की नजर होती है तो आपकी कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सोशल प्रॉमिसेस और सपोर्टिव ग्रुप्स आपको सस्टेन रखते हैं। और आखिर में आया सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी शिफ्ट। गोल्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन जब आप खुद को डूअर की आइडेंटिटी में देखते हैं तो एक्शन आपकी पहचान बन जाता है। अब आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि करना आपकी आदत नहीं बल्कि आपकी नेचर बन जाती है। तो इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जिंदगी सोचने से नहीं, करने से बदलती है। ओवरथिंकिंग को छोड़िए, छोटे स्टेप्स लीजिए और एक्शन से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। अब सवाल है कि आप इस लर्निंग को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। क्या आप कल तक सोचते रहेंगे कि कब शुरू करना है, या फिर आज ही पहला छोटा कदम उठाएंगे, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। और अब अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ओवरथिंकिंग के ट्रैप से निकलकर एक्शन ओरिएंटेड लाइफ जी सके। साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही किताबों के गहरे इंसाइट्स लाते हैं जो आपकी थिंकिंग को बदलकर एक्शन में बदलने में मदद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी ग्रोथ की जर्नी को अगले लेवल तक ले जाइए, क्योंकि आखिर में लोग आपको आपके प्लान से नहीं, आपके एक्शन से याद रखेंगे। और असली सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर आज से एक्शन लेना शुरू करेंगे।